नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी विद इमो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र राज्य से है और यह एक सन की आशिक की है जिसने प्रेमिका के कत्ल के साथ साथ अपना भी जीवन समाप्त कर लिया और पुलिस को सारे राज मोबाइल के माध्यम से बता दिए और लाश का पता एक कोड से दिया। तो पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास आने वाले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। यही कलंबोली थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी इलाके में सेक्टर 1 के पास एक परिवार रहा करता था। ये बात है 2023 की। घर में माता पिता थे, 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। पिता स्कूल बस चलाया करते थे, मां घर संभालती थी और बड़ी बेटी दुबई में जॉब करती थी। छोटी बेटी थी वैष्णवी मनोहर बाबर। यह 19 साल की थी। इन्होंने अपना स्कूल खत्म कर लिया था और अब ये कॉलेज में आ गई थी। ये सायन के SIES कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इनका छोटा भाई 10 साल का था जो कि स्कूल में पढ़ता था। तो ये था 5 लोगों का एक नॉर्मल परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली। वैष्णवी रोज सुबह करीब 10 बजे के आसपास कॉलेज के लिए घर से निकलती थी। कलंबोली से सायन करीब 48 किलोमीटर दूर पड़ता है। वैष्णवी लोकल ट्रेन से आती जाती थी। अब दिन आया 12 दिसंबर 2023 का। रोज की तरह आज के दिन भी वैष्णवी सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकलती है। धीरे धीरे शाम हुई। मां अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वैष्णवी टाइम से नहीं लौटी। मां को पहले लगा कि शायद ट्रैफिक वगैरह में फंसी होगी। कभी कभार ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट भी हो जाता था, लेकिन जब लेट होता तो वह अपनी मां को कॉल करके बता देती थी। पर आज उसने कॉल नहीं किया। काफी समय गुजर जाने के बाद मां खुद वैष्णवी को कॉल करती है, मगर उसका फोन कभी नॉट रीचेबल बताता तो कभी पूरा रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो जाता। इस चीज से मां को थोड़ा अजीब लगा। वैसे शाम के 5 से 6 बजे तक बेटी हर हालत में घर आ जाती थी, मगर अब रात के 8 से 9 बज गए और वह आई नहीं। इसी बीच मां ने वैष्णवी के कॉलेज के दोस्तों को कॉल किया। उनसे बेटी के बारे में पूछा, पर उन्हें भी वैष्णवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मां अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करती हैं बेटी के बारे में पता करने की, आखिर वह कहाँ है, किसके साथ है, किसी को कुछ बताया हो। अंत में हारकर मां रात के 9 बजे कुछ लोगों को लेकर कलंबोली पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी बेटी वैष्णवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस इनसे कुछ शुरुआती सवाल पूछती है, जैसे कि वह कब घर से निकली थी, कैसे कैसे कॉलेज जाती है, बीच में कहीं रुकती थी या नहीं, ट्यूशन वगैरह हो, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, वगैरह वगैरह। मां सारे सवालों के जवाब देती है। वह सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकली थी और अभी तक घर नहीं लौटी। वह SIES कॉलेज में डेटा साइंस की स्टूडेंट थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी। वैसे इसी 12 दिसंबर के दिन एक और भयानक घटना होती है जुई नगर रेलवे स्टेशन के पास। उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो इधर कलंबोली पुलिस ने वैष्णवी के जानने वालों से, घर वालों से, दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, मगर यह किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे थे। घर वालों को लगने लगा कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं, मगर वैष्णवी की कोई खबर नहीं मिलती, कोई सुराग नहीं मिला। अब घर वालों की तरफ से जिस कॉलेज में वैष्णवी पढ़ती थी, वहां के स्टूडेंट से पुलिस पर दबाव बनने लगा। मीडिया में भी खबरें चलने लगी कि एक नौजवान लड़की गायब हो गई है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जब इस घटना की खबर नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक पहुंची, तो उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन करके केवल इसी केस पर काम करने का आदेश दिया। अभी तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे। 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी लापता हुई थी। अब 6 जनवरी 2024 आ गया। 6 जनवरी को ही स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसकी कमांड क्राइम ब्रांच की DCP को सौंपी गई। इस टीम में नवी मुंबई के मानव तस्करी रोधी यूनिट यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के ऑफिसर्स को भी जोड़ा गया। अगर कहा जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वह इसी 6 जनवरी से शुरू हुई। अब स्पेशल टीम ने वैष्णवी के घर वालों से, सभी जानने वालों से जानकारी जुटानी शुरू की। कब, कहां से वह गायब हुई थी, आखिरी बार किससे मिली थी, कहां पर वह जा सकती है, कहां पर गई होगी, आखिरी बार किस जगह पर उसको देखा गया था, वगैरह वगैरह। पुलिस ने वैष्णवी के घर से लेकर कॉलेज तक, यानी कलंबोली से सायन तक के बीच में जिन जिन रास्तों से वह कॉलेज जाती थी, वहां लगे सभी CCTV कैमरे एग्जामिन करना शुरू कर दिए। वैष्णवी के मोबाइल नंबर से उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी लास्ट लोकेशन, सब कुछ खंगालना शुरू किया। पुलिस ने सायन के SIES कॉलेज के पास लगे कैमरों को देखना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद कॉलेज के पास वाले एक कैमरे में वैष्णवी दिख जाती है। उस वक्त ये कॉलेज से निकलकर कहीं जा रही थी। जैसे जैसे ये चल रही थी, रास्तों में लगे आगे के कैमरों को देखा जा रहा था। कॉलेज से निकलकर यह सीधे GTB नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से इसने लोकल ट्रेन पकड़ा और निकल गई। पुलिस ने इसी टाइमिंग के हिसाब से लोकल ट्रेन का रूट पता कराया।
ऐसे जहां जहां पर यह ट्रेन रुकती थी वहां के कैमरों को चेक किया गया। यहाँ एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। खारघर रेलवे स्टेशन के अंदर वाले कैमरे में दिखा कि वैष्णवी यहाँ पर उतरी। फिलहाल तो ये बिल्कुल अकेले थी, इसके साथ कोई नहीं था और न ही इसका कोई पीछा करते हुए कैमरे में नजर आया। जब ये खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर निकली तो वहां पर एक कैमरे में दिखा कि वैष्णवी एक लड़के से मिलती है। अब आखिर ये लड़का कौन है? यहाँ से दोनों साथ में निकलते हैं। ये दोनों खारघर के ओवे कैंप जंगल की ओर गए। रास्ते में जहां जहां पर भी कैमरे लगे थे पुलिस उसमें दोनों को देख रही थी। दोनों ओवे कैंप जंगल के अंदर चले गए। वैसे यहाँ पर कई लोग घूमने फिरने भी आते जाते थे। अब पुलिस देखती है कि दोनों जंगल से कब निकले। यहाँ पर काफी देरी हो जाती है। करीब 2-3 घंटे गुजर गए लेकिन दोनों जंगल से बाहर नहीं निकले। फिर वह लड़का जो कि वैष्णवी के साथ दिखा था बस वही जंगल से बाहर आते हुए नजर आया। वैष्णवी इसके साथ नहीं थी। पुलिस ने और आगे के फुटेज चेक किए लेकिन वैष्णवी जंगल से बाहर आते हुए किसी भी समय नहीं दिखी। दोनों एक साथ जंगल के अंदर गए थे लेकिन फिर उनमें से बस एक ही बाहर आया, यानी दूसरा जंगल के अंदर ही होगा। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। अब पुलिस का सीधे सीधे शक इसी लड़के पर आ गया। उधर पुलिस ने वैष्णवी के कॉल डिटेल्स और मोबाइल टावर लोकेशन चेक की। मोबाइल लोकेशन में तो एग्जैक्ट जगह का पता नहीं चल पाता है। जब कोई फोन लेकर ट्रैवल करता है तो रास्ते में जहां जहां पर भी सिग्नल टावर्स लगे होते हैं फोन दूर वाले टावर के सिग्नल को छोड़कर करीब वाले टावर से कनेक्ट हो जाता है। तो जिस टावर से आखिरी बार फोन कनेक्ट हुआ हो उससे ही अंदाजा लगता है कि लास्ट लोकेशन यहीं आसपास होगी। यह एरिया भी काफी बड़ा होता है। अब जंगल में कहाँ टावर्स लगे होते हैं? ये खारघर का जंगल भी काफी बड़ा था। अब आखिर वह लड़का कौन था जो कि वैष्णवी के साथ कैमरे में दिखा? यह जरूर कोई उसका जानने वाला होगा। वैष्णवी ने फोन से आखिरी बार एक नंबर पर बात की थी और यह बातचीत खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर मिले उस लड़के से पहले की थी। वैष्णवी के उस नंबर से यह कोई पहली बार बात नहीं हुई थी, बल्कि पहले भी बातचीत होती थी और यह बातचीत नॉर्मल लोगों से ज्यादा थी। शायद ये कोई वैष्णवी का बहुत करीबी हो। इस नंबर की लोकेशन चेक करने पर मिला कि यह भी वैष्णवी के साथ था जब वह जंगल में गई थी उस लड़के के साथ। कहीं ये नंबर उसी लड़के का तो नहीं? ये दूसरा वाला नंबर वैभव रंगले के नाम से रजिस्टर्ड था। इसका एड्रेस भी कलम्बोली के आसपास का मिला। अब वैष्णवी और वैभव में क्या संबंध है? कैमरे में दिखने वाला वो लड़का यह वैभव ही था। पुलिस के अनुसार 12 दिसंबर की सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक यानी 5 घंटों तक वैष्णवी और वैभव की लोकेशन एक साथ थी। इसका मतलब है कि 12 दिसंबर के दिन वैष्णवी कॉलेज तो गई थी, फिर वहां से वैभव से मिलने चली गई जब उसका कॉल आया था। अब एक टीम को वैभव के घर पर और दूसरी टीम को वैष्णवी के घर पर भेजा गया। शायद दोनों के घर वालों को उनके बच्चों के बारे में पता हो। पुलिस के लिए अब वैभव सस्पेक्ट बन चुका था। इसको उठाकर पूछताछ करने के इरादे से पुलिस इसके घर पर पहुंची। यहाँ पर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आती है। एक अजीब घटना का खुलासा हुआ। पता चला कि वैभव इस दुनिया में नहीं है। उसने जूही नगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। ये घटना भी 12 दिसंबर की है। लगभग 5 बजे का समय था। कुछ चश्मदीदों ने एक लड़के को ट्रेन के आगे ट्रैक पर कूदते हुए देखा था। उन्होंने जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। रेलवे ट्रैक पर ही लड़के के कुछ सामान मिले। इन सामानों में उसका फोन भी था। फोन लॉक था, लेकिन जब पुलिस ने उसको देखने के लिए ऑन किया तो लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ था, अगर इसकी मृत्यु के बाद किसी को यह फोन मिले तो उसके घर वालों को या पुलिस को सौंप दीजिए। रेलवे पुलिस ने इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, फोटो आदि भी लिए। लड़के के पास से मिले सामानों से उसकी पहचान का पता चला, यानी वैभव बुरुंग। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई फाउल प्ले नहीं मिला, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। अब आखिर वैभव ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? उधर जब एक टीम ने वैष्णवी के घर वालों से पूछताछ की तो सामने आता है कि वैष्णवी और वैभव पहले कलम्बोली में ही पड़ोसी हुआ करते थे। घटना के समय के अनुसार वैष्णवी की उम्र 19 साल थी और वैभव की 24 साल। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वालों को इनके रिश्ते की जानकारी मिल गई। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि दोनों की जातियां अलग थीं। वैभव ने केवल 12वीं तक पढ़ाई की थी और इसके बाद उसने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। उसके परिवार में माता पिता और बड़े भाई थे। उधर वैष्णवी के माता पिता भी उसे समझाने लगे कि उनकी जाति अलग है और ऐसी शादी के बाद समाज में बदनामी होगी। साथ ही वैभव के कम पढ़े लिखे होने और धन का काम न करने की बात भी उन्होंने की। वैष्णवी ने अपने परिवार की बात मान ली और वैभव से मिलना जुलना और बात करना बंद कर दिया। जल्द ही वैभव के घरवाले कलम्बोली से कहीं और शिफ्ट हो गए। हालांकि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं, लेकिन वे लगातार संपर्क में थे।
पुलिस को कॉल डिटेल्स से पता चला कि वे फोन कॉल, चैटिंग और वीडियो कॉल्स के जरिए संपर्क में बने रहे। जब क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम वाशी रेलवे पुलिस के पास पहुंची तो वैभव की एडीआर बनाई गई थी। रेलवे पुलिस ने घटनास्थल से मिले सभी सामान केस प्रॉपर्टी के तौर पर अपने पास रखे थे। इन सामानों में वैभव का मोबाइल फोन भी शामिल था। स्पेशल टीम ने ये सामान अपनी जांच के लिए ले लिए। मोबाइल फोन की जांच में पुलिस को फोन के नोट्स ऐप में एक मैसेज मिला जिसे आखिरी बार 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपडेट किया गया था। नोट में लिखा था कि वैभव ने वैष्णवी का शव खरघर हिल्स के ओवे कैंप के जंगल में छिपाया है और वहां का कोड A1501 है। इससे स्पष्ट हुआ कि वैभव ने वैष्णवी की हत्या की और शव का पता भी लिखा। फोन में अन्य नोट्स भी मिले, कुछ अंग्रेजी और मराठी में। पुलिस ने सोचा कि केस सुलझ गया, अब बस शव को ढूंढना है। हालांकि कोड A1501 का मतलब स्पष्ट नहीं था। पुलिस ने 2 जनवरी की सुबह 8 बजे से खोजबीन शुरू की, जो रात 8 बजे तक चली, लेकिन जंगल में शव का कोई सुराग नहीं मिला। इस काम में वाटर हाइकर्स ग्रुप, लोनावाला की रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड, सिडको टीम, डॉग स्क्वाड और ड्रोन का सहारा लिया गया। लगातार 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस कमिश्नर ने सलाह दी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए क्योंकि उन्हें जंगल के रास्तों और गतिविधियों की जानकारी होती है। इसके बावजूद कई दिनों की कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिला। एक समय ऐसा भी आया जब जांच अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं वैभव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सारे नोट्स तो नहीं बनाए। क्या पता वैष्णवी जिंदा हो और वैभव के साथ कहीं दूर जाकर रह रही हो। हालांकि वैभव के घरवालों ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। रेलवे पुलिस ने ईमानदारी से जांच की थी और वैभव की मौत के प्रमाण भी थे। लेकिन A1501 कोड का मतलब जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वैष्णवी का शव नहीं मिलेगा। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक जंगल में पूरी ताकत से खोजबीन की गई, लेकिन अभी तक कोड का मतलब किसी से साझा नहीं किया गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी कोड के बारे में नहीं बताया था। अब 16 जनवरी के दिन जब सभी लोग फिर से शव को ढूंढने के लिए जंगल में आए तो बातों बातों में एक पुलिस ऑफिसर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी को उस कोड के बारे में बता दिया कि लड़के ने एड्रेस में कोड भी दिया था, A1501। इस कोड को सुनते ही वह कर्मचारी थोड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें इस कोड के बारे में पता था। अब ये कर्मचारी सभी लोगों को साथ लेकर जंगल में एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे एक पेड़ के पास पहुंचे। उसी पेड़ के ऊपर यह कोड लिखा हुआ था, A1501। दरअसल यह कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं था, बल्कि पेड़ का सेंसस था। पेड़ों की गिनती के दौरान उसे लिखा गया था और उस पेड़ को यह नंबर मिला था। आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जंगल में रह रहे जानवरों के साथ साथ पेड़ों को भी काउंट करते हैं, ताकि अगर कोई पेड़ों की अवैध कटाई करे तो पता चल सके। इसी वजह से यह कोड बस एक पेड़ का नंबर था। अब सभी ने इसी पेड़ के पास ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस, जिसे इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वह इस पेड़ से करीब 6 फीट की दूरी पर पड़ी हुई थी। ये वैष्णवी का शव था। 12 दिसंबर 2023 से लापता हुई लड़की 16 जनवरी 2024 को यहां पर मिली। अब इतने दिनों में शव की स्थिति कैसी रही होगी, आप समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था। अब यह वैष्णवी का ही शव है, ये कैसे पता चलेगा? पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के दौरान वैष्णवी की मां ने जो जानकारी दी थी और सीसीटीवी कैमरों में वैष्णवी द्वारा जो पहने गए कपड़े दिखे थे, वही कपड़े शव पर भी थे। साथ में यहां से एक रिस्ट वॉच और वैष्णवी के कॉलेज के आईडी कार्ड का लैनियार्ड, यानी वह बैंड जिसमें कार्ड लगे होते हैं, मिला। घर वालों ने वैष्णवी के कपड़ों और घड़ी से उसकी पहचान कर ली। आगे शव को अस्पताल भिजवा दिया गया। वैभव के मोबाइल फोन से उसके और वैष्णवी के रिश्ते का पूरा खुलासा हो जाता है। पुलिस को फोन में नोट के साथ साथ 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिलता है। वैष्णवी के घरवालों द्वारा वैभव को समझाने के बाद वैष्णवी ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। सोशल मीडिया से भी उसे ब्लॉक कर दिया था। मिलना जुलना भी बंद हो गया था। इससे वैभव परेशान रहने लगा था। पुलिस को पता चला कि दोनों करीब 5 साल से रिलेशनशिप में थे, यानी तब वैष्णवी नाबालिग रही होगी। इधर कई महीनों से वैष्णवी वैभव को इग्नोर कर रही थी। उसने कई बार वैष्णवी से बात करने की कोशिश की। वह उसके कॉलेज भी गया, मगर वैष्णवी उससे बात नहीं कर रही थी। उसने वैष्णवी को किसी दूसरे लड़के के साथ हंसकर बात करते हुए भी देख लिया। अब उसे लगने लगा कि वैष्णवी उसे धोखा दे रही है और किसी और से प्यार करने लगी है। पुलिस को वैभव के फोन से उसके और वैष्णवी के कुछ ऐसे फोटो और वीडियो मिले जिससे पता चला कि दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि दोनों ने आपस में तय किया था कि अगर घरवाले जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश करेंगे तो ये फोटो और वीडियो सबके सामने रख देंगे ताकि उनके प्यार के बारे में सबको पता चल जाए और शादी टूट जाए। नोट में यह भी लिखा था कि वैभव करीब 3 महीने से
यानी अक्टूबर से वैष्णवी के मर्डर और अपने जीवन को समाप्त करने का इरादा बना रहा था। गला दबाने की बात इसने नोट में मेंशन की थी। कुछ वॉइस नोट्स में भी यही बातें मिली। घटना वाले दिन यानी 12 दिसंबर को वैभव ने वैष्णवी को कॉल करके मिलने बुलाया। उसने अपनी काल्पनिक दुनिया में वैष्णवी से शादी कर ली थी और आगे का भविष्य इमेजिन कर रहा था। असल जिंदगी में यह शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि दूसरी दुनिया में जाकर शादी करेंगे। नोट में आगे लिखा था कि उसने वैष्णवी से अनकंडीशनल प्यार किया था, मगर वैष्णवी ने धोखा दिया। बातचीत के बहाने वैभव ने वैष्णवी को बुलाया। दोनों 11 बजे से 4 बजे तक जंगल में साथ थे। आखिरी बार नोट में अपडेट 12 बजे के करीब हुआ था। वैष्णवी का गला रेतने के लिए वैभव ने जिप टाई का इस्तेमाल किया था। पुलिस को उसके फोन में जिप टाई की तस्वीरें भी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी विंड पाइप डैमेज पाया गया। वैष्णवी की हत्या के बाद वैभव जानता था कि पुलिस सच का खुलासा कर देगी और शव को ढूंढ लेगी। जिस पेड़ पर नंबर लिखा था उसे उसने फोन में नोट कर लिया ताकि एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। इसके बाद शाम के करीब 5 बजे वजुगर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के सामने आकर अपने जीवन का अंत कर लिया। इस तरह जाति के कारण जब शादी नहीं हो पाई तो एक सन की प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया और फिर खुद भी जान दे दी। जब अपराधी ही जीवित नहीं है तो कार्रवाई किस पर की जाए, इसलिए पुलिस ने केस को बंद कर दिया होगा। तो दोस्तों, ये था वैष्णवी बरार केस। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की घटनाओं से लोग सावधान हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।